बिलासपुर जिले में एक बार फिर से बेखौफ देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है, लेकिन एक तरफ नीति आयोग की बैठक होती है। नीति आयोग की बैठक में हिमालय राज्य और पहाड़ों में हर साल हो रही बारिश के बाद भारी नुकसान होता है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर सहित हिमालय राज्यों के पहाड़ों में जीवन आसान नहीं होते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड के सीएम ने केंद्र सरकार से हिमालय राज्यों के लिए विशेष सहायता की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय राज्यों के सामने मौजूदा चुनौतियों को प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष आर्थिक सहायता, आधारभूत ढांचे के विकास और आपदा प्रबंधन के लिए अलग से प्रावधान करने की मांग की है, जिस पर विपक्ष ने भी हामी जरूर भरी, लेकिन कई सवालों के साथ। तो नीति आयोग की बैठक में अब पहाड़ की आवाज गूंजी है, जहां प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिमालय राज्यों के लिए विशेष विकास नीति बनाने की मांग की गई है। पर्वतीय राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने का आग्रह किया गया। क्या कुछ बातें हुई हैं, उसको लेकर हम एक बार ध्यान केंद्रित करेंगे। आपदा प्रबंधन और पुनर्विकास के लिए स्थायी वित्तीय व्यवस्था की मांग की है। भूस्खलन, बादल फटना, अतिवृष्टि जैसी आपदाओं से निपटने के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग की गई। सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी सहायता मांगी गई। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने की मांग हुई। तो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले राज्यों को ग्रीन बोनस देने की भी मांग उठी है। वन क्षेत्र अधिक होने के कारण विकास संबंधी जो प्रतिबंध आ रहे हैं और जो दिक्कतें आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए भी, पलायन रोकने के लिए और जिस तरीके से पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है आधारित अर्थव्यवस्था को और बढ़ाया जाए, इसीलिए हिमालय राज्यों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो मैदानी राज्यों से काफी ज्यादा अलग हैं। विकास परियोजनाओं की लागत पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा अधिक आती है, क्योंकि वहां पर चुनौतियां ज्यादा है। हर साल प्राकृतिक आपदाओं का जो लगातार सिलसिला होता है, इस वजह से प्रदेश के कई परियोजनाओं की क्षति जरूर होती है, कई लाखों की क्षति होती है, जनहानि होती है, जीवानी होती है। लेकिन पहाड़ी राज्यों में जो इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, उससे उभर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। हर वर्ष एक बड़ी चुनौती बनकर ये उभरता है। विशेष नीति सहायता क्यों जरूरी है? क्योंकि सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। भूस्खलन, बादल फटना और अतिवृष्टि का लगातार खतरा बना हुआ है। इसी के साथ सीमित कृषि भूमि और रोजगार के कम अवसर हैं, इसीलिए इसको बढ़ाना जरूरी है। आपदा राहत और पुनर्विकास पर भी अधिक खर्च हो रहा है, इसीलिए ये मंजूरी भी जरूरी है। पलायन की समस्या से जूझ रहे पर्वतीय क्षेत्र हैं और वहां से उभरने के लिए भी ये जरूरी है। सीमावर्ती इलाके का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण का बोझ भी पर्वतीय राज्यों पर है। ऐसे में जल स्रोत और वन संपदा बचाने में भी अहम भूमिका निभाई जा रही है और इसीलिए कम आबादी के बावजूद आधारभूत ढांचे पर अधिक लागत लग रही है, क्योंकि बार बार बाढ़ आती है, लैंडस्लाइड होती है, भौगोलिक परिस्थितियां कारण बनती हैं और फिर से पुनर्विकास करना पड़ता है और इसमें अधिक खर्च आ रहा है और इसका एक समाधान होना चाहिए। और इस समाधान के लिए, एक पर्याप्त मुआवजे के लिए और एक बार फिर इसकी सुरक्षा के लिए मांग उठाई गई है नीति आयोग की बैठक में। सीमा सुरक्षा हो, धार्मिक और पर्यटन अर्थव्यवस्था का बड़ा केंद्र, क्योंकि हिमालय राज्यों का अगर देश में योगदान देखें तो क्या है, हर साल करोड़ों की पर्यावरणीय सेवा दी जाती है, तो विशेष आर्थिक पैकेज इन्हें मिलता है। और इसी के साथ अब हिमालय राज्य क्या मांग रहा है? एक अलग विकास नीति और इसी के साथ आपदा प्रबंधन के लिए स्थायी फंड। ये सब मांग अब उभरती जा रही है, जो उनकी नीति आयोग की बैठक में इस बार रखी गई, जिसको ग्रीन बोनस नाम दिया गया है। इसको ग्रीन बोनस के तहत कहा जा रहा है कि पर्वतीय हिमालय राज्यों के लिए इस तरीके का ग्रीन बोनस तैयार किया जाए, एक नीति तैयार की जाए, जिससे कि आधारभूत ढांचे के लिए अतिरिक्त जो केंद्रीय सहायता है वो मिल सके और एक ग्रीन बोनस मिले, जिससे कि जो ऐसे प्रदेश हैं जहां पर लगातार जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा कारण बन जाती हैं, उनसे उभरने के लिए और उनका सामना करने के लिए इस सहायता की जरूरत पड़ती है। इसके लिए एक नीति बननी चाहिए। इस नीति पर काम होगा तो पुनर्विकास में भी आसानी आएगी, मुआवजे में भी जिस तरीके से कहेंगे कि एक बार फिर उन्हें सहायता मिलेगी, तो आधारभूत ढांचे और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता में मदद मिलने जा रही है।
तो नीति आयोग की बैठक में आखिरकार क्या कुछ हुआ है, पहाड़ की आवाज कैसे गूंजी, आखिरकार इस बैठक का उद्देश्य क्या रहा, और जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के परिवेश में ये सारी समस्याएं, सारी चुनौतियों को आगे रखा, आखिरकार केंद्र का क्या कुछ इस पर जवाब आएगा, क्या आश्वासन मिलेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। सीधे आपका परिचय करवाती हूं चर्चा के लिए। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ पैनलिस्ट स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। स्वाति नेगी प्रदेश महासचिव हैं यूथ कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर पंकज पैनोली यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। छिपी मैठाणी पर्यावरणविद हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का मैं स्वागत करूंगी। चर्चा की शुरुआत सत्यवीर जी मैं आपसे करना चाहूंगी। नीति आयोग की बैठक होती है, बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के संदर्भ में बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं, आखिरकार केंद्र से क्या आश्वासन मिला? निशी जी, पहले तो आज उत्तराखंड के लिए बहुत ही पीड़ा का समय है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिन्होंने ख्याति प्राप्त करी, भारत के साथ साथ उत्तराखंड को भी गौरवान्वित करने का काम किया, ऐसे हम सभी के बहुत ही प्रिय जसपाल राणा जी का निधन हुआ और हम सभी प्रदेश वासियों के लिए बड़ी ही अपूर्णीय क्षति है। और उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार से पहाड़ के मूल निवासी थे, वो उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए नेशनल गेम से लेके कॉमनवेल्थ गेम, एशियाई गेम और वर्ल्ड चैंपियन तक उन्होंने अपना लोहा मनवाने का काम किया और अल्प आयु में उनका जाना वास्तव में उत्तराखंड के लिए बहुत ही पुण्य क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी लोक गति को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और दूसरा, उत्तराखंड के लिए आज एक और महत्वपूर्ण दिन है और कल भारत के इतिहास में वो दर्ज होने वाला है कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति इस समय उत्तराखंड के अंदर है और वो कल नेशनल जो हमारी ND डिफेंस एकेडमी है वहाँ पर जो परेड है उसको कल संबोधित करेगी। और यही नहीं, कल जो परेड होने वाली है उसमें पहली बार ऐसा होगा, इतिहास में दर्ज होगा कि जो उसको लीड करेगी वो उस कॉन्टिजेंट को लीड करने वाली भी महिला ही होगी। तो उत्तराखंड कल अपने आप में एक इतिहास ये दर्ज करेगा। दूसरा इतिहास ये दर्ज होगा कि भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति जो केदारनाथ की भी यात्रा करेगी, ये उत्तराखंड के इतिहास में होगा। तो हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला कल दिन होगा। जहाँ तक नीति आयोग की बैठक है कि कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक में थे, उन्होंने उन सभी विषयों को बड़ी ही गंभीरता के साथ रखा और फुल होमवर्क करके वो गए थे कि उत्तराखंड जो हिमालयन राज्य है, कई तरह की चुनौतियां हैं वहाँ पर, अलग अलग भूभागों में अलग अलग चुनौतियों से गुजरता है। जब इस देश का स्वतंत्र हुआ तो बहुत ही कम हिमालयन राज्य थे, तो नीतियाँ भी उसी प्रकार से बनती थी। मगर हमको लगता है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी रखा है वहाँ पर बैठक में, कि अब बहुत सारे राज्य ऐसे बन चुके हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जिनको अलग अलग राज्य का दर्जा मिला है। अब नीतियाँ भी उस हिसाब से बननी चाहिए कि भाई जो मैदान में जो नीतियाँ होती है वो पहाड़ों में सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि बरसात के समय में अपनी अलग चुनौतियों से सामना करना पड़ता है और ग्रीष्म ऋतु में अलग चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। जब शरद ऋतु आती है तब अलग चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। तो यहाँ के भू संरचना के लिए, यहाँ के जो लगातार जो बाहर से जो हम पे पर्यटन का भी दबाव है कि लगातार यहाँ फुटफॉल बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पर्यावरण को भी उससे कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता है। वैसे उत्तराखंड पर्यावरण के प्रति बहुत सचेत है। तमाम तरह की ऐसी गतिविधियाँ यहाँ पर निरंतर पूरे वर्ष भर चलती रहती है जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, उसका संरक्षण किया जाए, उसका संवर्धन किया जाए। उत्तराखंड उन सभी अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उसका सही पूर्ण रूप से पालन कर रहा है। मगर भारत सरकार को ये मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया है कि हम जब पर्यावरण के प्रति इतने गंभीर है और खास करके हिमालय से लगता हुआ हमारा क्षेत्र सबसे अधिक है और यहाँ से ही भारत की उन पवित्र नदियों का उद्गम भी है, चाहे सरस्वती हो, लेकिन सत्यवीर जी, अभी उत्तराखंड के लिए ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं या फिर उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर जो चुनौतियां उभर रही हैं, क्या इसी वर्ष नीति आयोग की बैठक में इसको लेकर चिंता जाहिर की गई है? नहीं, हर बार उस पर चिंता जारी की जाती है, मगर हर बार की चुनौतियों में कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो इन 10 वर्षों में अभी तक इसको लेकर, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, पूरा सहयोग दिया जाता है, खासकर प्रधानमंत्री का तो विशेष लगाव है उत्तराखंड से, तो इसको लेकर एक ठोस नीति पहले से क्यों नहीं बनाई गई? सबसे महत्वपूर्ण ये था कि हमारा जो प्रदेश है, 2 सीमावर्ती क्षेत्रों से लगता हुआ हमारा प्रदेश है, चाहे वो चाइना हो चाहे नेपाल हो। अब जो सबसे महत्वपूर्ण था कि जो बॉर्डर एरियाज़ पे जो गांव थे और बहुत ही जो दूरस्थ में गांव थे,
उन गांवों तक जो बेसिक नीड्स है, जो उनकी जो रोज़मर्रा की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना। हमारी ये मांग थी कि जब मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इस विषय को रखा था, तो अभी 1 वर्ष पहले ही जब संसद का सत्र चला था, तो उसमें पारित किया गया था वाइब्रेंट विलेज योजना। उसमें ये महत्वपूर्ण उस योजना का जो विषय, जो उसमें मानक भी तय किए गए, जो उसमें विषय एड्रेस किए गए कि वहाँ पे जो आपकी दूरसंचार की व्यवस्था है, वहाँ पे ठीक है। छोटे छोटे ठीक है। फार्मेसीज, वहाँ पर नेटवर्क का ठीक सिस्टम है। कैसा है दूरसंचार जैसे, और दूसरा वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ जल की व्यवस्था कैसी है, या शिक्षा की व्यवस्था कैसी है वहाँ पर। और वहाँ तक जब वर्षा ऋतु होती है, ठीक तीनों है। ऋतुओं में जो भी है, जो ठीक है। समस्याएं आती है, उससे निपटने के सरकार के माध्यम से क्या क्या ठीक है। प्रबंधन किए गए। तो वाइब्रेंट विलेज की योजना के अंदर के अंतर्गत हमारे 51 गाँव को कंसिडर किया गया। 2 किस्तें हमें अब तक रिलीज हो चुकी है, और उन सभी को धरातल पर उतारने का काम भी अभी तक लगभग पूरा हो चुका है। तो इसी प्रकार से हमारे तमाम सुझाव केंद्र सरकार को जाते हैं। केंद्र सरकार उस पर बड़ी गंभीरता से काम करती है, ठीक है। और हमें आपदा के फंड में भी काफी हर बिल्कुल, साल इस बार भी हर देख बार सकते बढ़ा हैं के कि दिया जाता आखिरकार है। जब नीति आयोग की बैठक और में एक ये तमाम विषयों को रखा गया है, इस पर और सरकार एक क्या कदम लेती है। ठीक है, और एक आती हूँ एक एक सत्यवीर एक जी, बात आ की रही हूँ लंबी आपके एक पास। सेकंड। मैठानी जी से एक पॉइंट लेना चाहूंगी। मैठानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार एक के बाद एक पॉइंट्स नीति आयोग की बैठक में उठाए जाते हैं। 10 वर्ष बीत चुके हैं, हर वर्ष इसी तरीके से मुद्दे उठाए जाते हैं कि उत्तराखंड के परिवेश में इन इन चीज़ों की ज़रूरत है और एक नीति ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन आप क्या मानते हैं कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी चुनौतीपूर्ण हैं कि ये परियोजनाओं को झेल नहीं पा रही है? क्या क्षमता नहीं है? नमस्कार एचएनएन को इस डिबेट को शुरू करने के लिए। जी। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, या ऐसे हिमालयी राज्यों के लिए जो पड़ोसी मुल्कों से सीमा बनाते हैं। पहले हमारे यहाँ एक तरह का प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग हो गया, और दोनों के कार्यों में कोई खास फर्क तो पहाड़ के संदर्भ में हुआ नहीं। अब क्योंकि 2027 में चुनाव भी है, तो इसलिए अचानक पहाड़ी राज्यों का और स्पेसिफिकली उत्तराखंड का विशेष ध्यान दिया गया। 51 वाइब्रेंट विलेजेस की बात कही गई। लेकिन हमारा ये मानना है कि नीति आयोग की बैठकें तो साल भर होती हैं, और जितना भी कार्यकाल होता है तब से लेकर, और हर बार क्यों नहीं पहाड़ी राज्यों के लिए चिंता व्यक्त की जाती है। इसमें 7 सिस्टर स्टेट्स भी है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हमारे यहाँ जो विकासात्मक योजनाएं हैं, उन पर जो खर्चे हैं वो अन्य मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा 2 गुना 3 गुना आता है। लेकिन उसमें हमारी जो विकासात्मक योजनाएं हैं, उनमें भ्रष्टाचार भी उसी अनुपात में अधिक होता है। यही वजह तो है आज भी पाणा ईरानी और निजमुला में कोई हॉस्पिटल नहीं है। यही वजह है कि नीति मलारी में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, जो बॉर्डर एरिया के जिले हैं। देवाल में, जहां से हमारे कोश्यारी जी मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे, उनकी घाटी में कोई अच्छा हॉस्पिटल, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे हिमालयी राज्य में कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ों में यूनिवर्सिटीज कम है। और अभी 3 दिन पहले डंडी कंडी में 8 किलोमीटर प्रसूता महिला को कंधे पे लाद के लाए थे। तो ये तो एक विकास तब याद आता है जब वोट बैंक की तुलना में इनको लगता है, चाहे वो सरकारें किसी की भी रही हो, और हिमालय के इकोसिस्टम से छेड़छाड़ से पूरे देश का इकोसिस्टम गड़बड़ाता है। लेकिन मैठानी जी, विकास भी तो जरूरी है ना। लेकिन विकास भी जरूरी है, इधर पर्यावरण भी जरूरी है, तो संतुलन कैसे बिठाया जाए? वही मैं जानना चाह रही हूँ ना कि हमारे पहाड़ों में वो झेलने की क्षमता है। विकास कार्यों में स्थानीय जन समुदाय, स्थानीय एक्सपर्ट और जो परंपरागत तकनीकें हैं, उनकी हमेशा उपेक्षा की जाती है, की जा रही है। जो भी ऑल वेदर रोड जिसका नाम दिया गया, वो ऑल वेदर रोड तो है ही नहीं।
वो एक वेदर में भी नहीं चढ़ती। पीपल कोठी से जोशीमठ के बीच बनीर पानी में 4 साल से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा, सिरोबगढ़ में लगातार लैंडस्लाइड है। वो तो हमारी ऑल वेदर रोड थी ना, तो ये ऑल वेदर रोड कौन सी वेदर में चलेगी? कोई ठीक नई है। वेदर इसके लिए इजाद की जाए नीति आयोग के सहयोग से। ठीक है मैठानी जी, आती हूँ, लेकिन पंचोली जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब 9 से 10 साल का कार्यकाल होने वाला है मुख्यमंत्री का। अब आखिरकार बीजेपी की सरकार जब से यहाँ पर उत्तराखंड में है, तो क्या लगता है आपको कि आखिरकार बार बार विकास पर जब बात छिड़ती है तो कहा जाता है कि तेज गति से विकास हो रहा है, लेकिन जब भौगोलिक परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं तो उसके विकास पर चर्चा नहीं होती। और अब नीति आयोग की बैठक में एक बार फिर से चिंता जाहिर की गई, पॉइंट्स उठाए गए, लेकिन हर साल जब बैठक होती है, केंद्र में भी जब आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, तो एक नीति क्यों नहीं बन जाती? मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा, क्योंकि मैठानी भाई साहब ने इस बात पे इंगित किया कि इकोसिस्टम को जब तक हम समझेंगे नहीं, हिमालय को 7 सिस्टर को जो जोड़ करके जितना भी इस देश का जो हिमालय रीजन है, इसको देखते हुए जब तक हम इकोसिस्टम और इंडिजिनस नॉलेज जो हमारा है उसको जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी नीति आयोग हिमालय के विकास के बारे में नहीं सोच सकता है। इसका एक एग्जाम्पल, सफल एग्जाम्पल है, 2010 में हिमालय कनक्लेव हुआ शिमला में, शिमला कनक्लेव नाम दिया गया, और जितने हिमालय स्टेट के मुख्यमंत्री हो सब वहाँ पर आए। मैं ताजुब मान गया, मेरे सामने पहले बार ऐसा एग्जाम्पल आया कि एक ग्रुप वैज्ञानिकों का जो सरकारी ग्रुप था और एक असरकारी ग्रुप बोलूँगा मैं उसे, दोनों आपस में लड़ गए और दोनों ने ये बोला कि ग्लेशियर पिघल, एक ने बोला कि ग्लेशियर बड़ी तेज़ी से पिघल रहा है, दूसरे ने बोला कि ग्लेशियर तो पिघल नहीं रहा, वो तो बढ़ रहा है। तो जयराज महाराज को आगे आना पड़ा, उस समय वो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर थे, वो आगे आए, उन्होंने कहा कि तुम दोनों ग्रुप चुप हो जाओ, हम जर्मन के वैज्ञानिकों से यहाँ के ग्लेशियरों का सर्वे करवाएंगे। तो इसी के अनुसार आप देख सकते हैं कि जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पर ऑल वेदर रोड की बात नहीं करनी पड़ेगी, हमको रज्जू मार की बात करनी पड़ेगी। हमको जैसे हम उत्तरकाशी से गंगोत्री जब हम ऑल वेदर रोड बनाएंगे, वो रोड कभी भी सक्सेस नहीं होगी, कभी भी नहीं। वहाँ आप आमने सामने बिल्कुल पहाड़ है, एक तरफ अगर जाने का होगा दूसरे तरफ आने का होगा। इसी तरह यमुनोत्री, जब आप यमुनोत्री जाएंगे तो बिल्कुल आमने सामने पहाड़ है, आप वहाँ पर स्पान बिल्कुल कम है, वहाँ पर आप झूला पुल भी लगा सकते हैं आमने सामने, एक तरफ जाओ एक तरफ आओ। पर जो ये बिग कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है पूरे उत्तराखंड में, ये समीचीन नहीं हिमालय के लिए। एक उदाहरण मैं आपको और दूंगा कि जोशीमठ हम लोगों के सामने है। जोशीमठ ऐसे बसा हुआ है, ऐसे एक इस पार से और नीचे से अलकनंदा नदी बहती है। तो इन्होंने क्या किया कि नीचे से ऑल वेदर रोड खोद दी, जो अभी तक पहुंची नहीं, अभी जोशीमठ ही जाना पड़ रहा है, और जोशीमठ के नीचे से टनल है। उस ऑल वेदर रोड और टनल के बीच में बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, लेकिन वो तो झूठी रिपोर्ट है ना, एनटीपीसी ने और जो सरकारी वैज्ञानिक है उन्होंने झूठी रिपोर्ट दी है। जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनसे पूछिए आप, तो जो इधर से तो उसकी बुनियाद काट दी जोशीमठ की, इधर से टनल से पहले खराब था वो, तो पूरा जोशीमठ जो है जमींदोज हो रहा है, धीरे धीरे अंदर सिंक हो रहा है। और ऐसा जोशीमठ ने उत्तराखंड के तमाम गांव, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ये लगा लो कि 85% से भी ऊपर जो रेल लाइन जा रही है हमारी, ये मेरे ख्याल से 95 गांव के जल स्रोत सूख गए हैं, जिसकी रिपोर्ट अभी बाहर नहीं आई। ऐसे विकास के बारे में नीति आयोग क्या सोचता है? अगर हमारे मुख्यमंत्री ने एक लाइन बोली कि हमें अलग से नीति चाहिए, क्या आपने होमवर्क किया उसमें? हिमालय के अलग नीति के लिए आपको मैंने कहा कि हमें रज्जू मार के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें घराट, वाटर मिल जिसको हम कहते हैं, घराट के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या हम उसमें पावर जनरेट कर सकते हैं? किया है लोगों ने। डॉक्टर अनिल जोशी ने सीमा पे घराट से बिजली पैदा की और मिलिट्री वालों को उजाला दिया, वहां पर गया, इसलिए उनको उस तरह के जो तमाम सम्मान मिले। तो हमें रन ऑफ द रिवर पे बात करनी पड़ेगी, न कि बिग कंस्ट्रक्शन, बिग बांध, बिग डैम्स यहाँ पे जो बन रहे हैं, ये हिमालय के लिए समीचीन नहीं, उचित नहीं है। तो नीति आयोग में इस तरह की पैरवी होनी चाहिए। ठीक है, स्वाति नेगी जी, मैं आपसे भी जान लेती हूँ, क्योंकि देखिए एक तरफ नीति आयोग में तमाम विषयों को उठाया जाता है, लेकिन विपक्ष इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे सवाल हैं। क्या है वो सवाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, हमारा युवा प्रदेश है, 25 साल हुए हमारे प्रदेश को बने हुए, जिसमें से लगभग 9.5 साल से बीजेपी की सरकार है, जिसमें 4 साल से धामी जी मुख्यमंत्री हैं, और ग्रीन बोनस की मांग बहुत पुरानी मांग नहीं है, दशकों से चलती आ रही है। तो
आज ही क्यों आपको आपकी डबल इंजन की सरकार होते हुए बार बार ये ग्रीन बोनस और स्पेशल पैकेज की मांग करनी पड़ रही है? तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है, ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये आपकी विफलता है कि अभी तक 10 साल से सरकार में होते हुए अभी तक आपको मांग करनी पड़ रही है, क्योंकि चुनाव आ गए हैं। अब तक आप कहाँ थे? अब तक ये जो मांगे हैं पूरी क्यों नहीं करवाई गई? मोदी जी इतनी बार उत्तराखंड आए, उन्हें उत्तराखंड से इतना लगाव है, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में हर कोई जागरूक है, सबको पता है, मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, सबको पता है। तो इस स्पेशल पैकेजेस के लिए अभी भी आपको जाके अपनी डबल इंजन की सरकार से मांग क्यों करनी पड़ रही है? अभी तक कहां थे आप लोगों ने? क्यों कोई प्लान नहीं बनाया? क्यों जब ये मौसम आता है, क्यों जब ऐसी परिस्थितियां आती है उसी वक्त आपको क्यों याद आता है? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, आप सिर्फ चुनावी जो अपने मुद्दे हैं उस वक्त ये ग्रीन बोनस की बात उठाते हैं, और जमीनी स्तर पर कहाँ हैं आप लोग? क्यों इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? लेकिन निकी जी, कुछ समय पहले क्या आप बोल रहे हैं कि काफी लंबे समय से मांग चल रही है, ग्रीन बोनस तो आपके समय से भी बात चल रही है, नीति आयोग में ये पॉइंट आप लोगों की तरफ से भी रखा गया, तब समाधान क्यों नहीं खोजा गया? तब उस टाइम भौगोलिक परिस्थितियां नहीं थी, तब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी। अब तो डबल इंजन की सरकार है ना, केंद्र में भी इनकी सरकार है, प्रदेश में भी इनकी सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार होते हुए इन्हें अगर इतनी मुश्किल हो रही है, अभी तक उस पैकेज को मांग ही रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जिस नीति प्रदेश आयोग में कुछ ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि हिमालय राज्य से कोई भी अगर पार्टी है, पार्टी बेस्ड तो नहीं है ना डिसीजन, ये तो परिस्थितियों के बेस पर डिसीजन है। परिस्थितियों के बेस पर अगर ये लोग अभी नहीं करा पा रहे हैं 10 साल से, तो आप सोचिए कि हमारे लिए कितनी मुश्किल रही होगी। अगर ये हम करवाना चाह रहे हैं तो हमारे को कैसी मतलब एक्सेप्टेंस दी गई होगी वहां पे नीति आयोग में। अगर इनकी दोनों डबल इंजन की सरकार है, इनका ही अभी तक नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा है, अभी तक मांग रहे हैं उस चीज को, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है हमारी सरकार के लिए। तो यानी कि आप मान रही हैं कि पहले से ही हमारे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि अब इनकी डबल इंजन की सरकार की आपको पहले से भविष्यवाणी थी कि डबल इंजन की सरकार इनकी बनेगी, इनको भी नहीं मौका मिलेगा, इसलिए हम लोगों को भी नहीं मिल रहा है। नहीं, मौका इनको नहीं मिलेगा, मौका इनको मिलना चाहिए। इनकी डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने इतने वादे करे हैं, इनके चुनावी घोषणा पत्र में ग्रीन बोनस और ये सब मुद्दे जब ये उठाते हैं तो जमीनी स्तर पे कहाँ है? लोग जानना चाहते हैं कि जब चुनाव आता है तब ये मुद्दे आपकी घोषणा पत्र में होते हैं, लेकिन 10 साल हो गए और अभी भी चुनाव आने वाले हैं, अभी भी इसके आप मांगने पे ही लगे हुए हैं अपनी सरकार से। तो आप मानती हैं कि राजनीतिक प्रोस्पेक्टर है? जी ठीक है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पैनुली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग भी भौगोलिक परिस्थितियों का बार बार जिक्र करते हैं, आपके मैनिफेस्टो में भी यही तमाम विषयों को आगे रखते हैं, जनता के बीच पहुंचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब भी आप इन विषयों को रखते हैं। क्या लगता है कि नीति आयोग की बैठक में जो मुख्यमंत्री ने पॉइंट्स रखे हैं वो कितने वैलिड हैं? क्या जस्टिफिकेशन देना चाहेंगे आप? देखिए निशि जी, सैद्धांतिक रूप से जो आज मुख्यमंत्री जी ने मांग करी है, यूकेडी की सैद्धांतिक रूप से उनके साथ एक्सेप्टेबिलिटी है। हम भी यही चाहते हैं, हिमालय के लिए अलग नीति बने, हमारे जो मैदान के क्षेत्र का है उसका अलग नीति बने, पहाड़ की अलग नीति बने, पहाड़ में विकास हो, लेकिन वो विकास जो है सुनियोजित विकास हो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ना कि डिस्ट्रक्टिव विकास हो। हमारी पहले से ही यही मांग रही है और हम पहले से भी यही चीज़ें जो आज मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वो हम कब से बोल रहे हैं। अब बात आई कि आज आपने ना किसी भी डिजीज़ की ना जो डायग्नोसिस हुई है, रूट कॉज क्या है, रूट कॉज कहाँ है, अगर उसमें जाएंगे तो आज जो मुख्यमंत्री जी मांग कर रहे हैं वो उन्हीं की सरकारों की देन है। आप बताइए, जब उत्तराखंड का बिल यूपी की गवर्नमेंट यूपी में टेबल हुआ था, उत्तराखंड पृथक राज्य का, उसमें 26 अमेंडमेंट करके, ठीक है, जो आज की परिस्थितियां बनी है उसके लिए। अब आपको पता है कि गंगा में या यमुना में आपको एक पत्थर भी रखना है ना तो 5 राज्यों से आपको एनओसी चाहिए, ट्रिब्यून बना दिए गए। ठीक है, आज आप किसी भी जंगल को या किसी भी रिजर्वायर को अगर आप कुछ करना है तो उसके लिए भी आपको पूरी एक 4-5 राज्यों से परमिशन की जरूरत होती है। ये आज मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास इतनी पावर नहीं है कि वो गंगा में रन ऑफ द रिवर डैम बनाए, उससे पहले 5 राज्यों के एनओसी चाहिए आपको। ये इकलौता राज्य है जिसके अंदर अपने संसाधन हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन बाहर से मांगी जाती है। ऑल वेदर रोड की बात हो या फिर टनल्स की बात हो। अब एक चीज़ बताइए, उत्तरकाशी वाला जो भयावह एक हुआ था जिसके अंदर 40 मजदूर फंस गए थे, वो किस वजह से हुआ? हमारे पास यहाँ पे IIT रुड़की है, हमारे पास यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट है। अगर इन दोनों को ही आप काम दे दो, व्हाट कैन बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर उत्तराखंड, वो आपको बता देंगे। आपको दिल्ली नीति आयोग में आपको जो है बात मांगने की जरूरत नहीं है, नियत की बात है। अभी वाइब्रेंट विलेज की बात हुई, माणा को
फर्स्ट विलेज का दर्जा दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज माड़ा में कितना काया पलट हुई या नहीं हुई सबके सामने है। या फिर किसी भी चीज़ की आप बात करें, अब देखिए दिल्ली देहरादून जो हमारा एक्सप्रेस वे बना, ठीक है, यहाँ कितना टूरिस्ट उससे आता है और कितना दबाव पड़ता है हिमालयन क्षेत्रों पे। मैं जाखन से जब भी आता हूँ घर के लिए या सुबह मॉर्निंग में जाखन में जाता हूँ, आप फ्राइडे सैटरडे संडे को जाखन की रोडों पे जाम ही जाम मिलेगा। आप घंटाघर से लेके और राजपुर तक आप जाम में फंसे रहोगे। दूसरी मसूरी की रिपोर्ट आई है, ठीक है, सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, हमने इतने करोड़ यात्री बुला दिए, इतने करोड़ श्रद्धालु बुला दिए, इतने करोड़ ये बुला दिए, लेकिन यहाँ क्या कैपेसिटी है हिमालय की? वो आज फूलों की घाटी खतरे में है। अगर आज भी पर्यटन को सही तरीके से न कंट्रोल करा गया उत्तराखंड के अंदर, तो आप फूलों की घाटी को इतिहास में पढ़ोगे और जो भी हमारे ग्लेशियर है या जो भी हमारे रिजर्वायर है उनको आप इतिहास में पढ़ोगे, वो बचेंगे नहीं। दूसरा, इस राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जितना इसका कुल क्षेत्रफल नहीं है उससे कई गुना इसके पास रिजर्वायर बना दिए गए हैं, कई पार्क बना दिए गए हैं, इको सेंसिटिव जोन बना दिए गए हैं। और केदारनाथ की यात्रा में फाटा या वहाँ से जितने हेलीज जाते हैं वो जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं एक लिमिट तक सही है, लेकिन वहाँ क्या है, कागजों में कुछ और है और हेली की सॉटी बहुत सारी है। मैठानी जी को पता है क्योंकि वो वहीं उनके पास का क्षेत्र है, तो उनको ज़्यादा पता होगा कि किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है। मैं मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहता हूं कि सैद्धांतिक रूप पे यूकेडी इन सारी मुद्दों का समर्थन करती है और हम भी यही बोलते हैं, लेकिन आप नियत और आप जो है इच्छा शक्ति को दर्शाओ। आपको नीति आयोग में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रदेश के अंदर आप इतने सक्षम हो कि आप इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो जो आप मांग रहे हो। आप बनाओ ना नीति। आप मूल निवास नहीं बना पाए। अब भू कानून पे आपको कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत के बाद यहाँ पे भू कानून आया, वो भी पूरा भू कानून ढंग से नहीं आया। सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, यूपी में बीजेपी की सरकार थी। आर्टिकल 371 उत्तराखंड में लग सकता था जो हिमाचल में था, लेकिन उत्तराखंड को नहीं दिया गया। देखिए आज मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, लेकिन इतिहास में जो बोए हुए कांटे हैं आज वही उत्तराखंड भुगत रहा है। ठीक है, मैठानी जी एक सवाल लेना चाहूंगी, फिर मैं आती हूँ सत्यवीर जी आपसे। इसी पॉइंट पर मैं आपसे भी जवाब लूंगी, लेकिन मैठानी जी मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। मुझे अभी बैठे बैठे ये चीज़ रियलाइज हुई कि 25 वर्ष बीत गए और जब इस प्रदेश की नींव रखी थी तो इसी टॉपिक पर सबसे पहले बहस छिड़ी थी, क्योंकि एक हिमालय राज्य, यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। ग्रीन बोनस तो मिलना ही चाहिए था, एक नीति तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन 25 वर्ष बीत गए हैं, जवान हमारा युवा उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन आज भी हमें झोली फैलाकर एक नीति की मांग करनी पड़ रही है कि ग्रीन बोनस दे दो। कितनी शर्म की बात है। निशी जी, एक्चुअली क्या है कि उत्तराखंड को बने हुए 25 वर्ष हो गए हैं और हम कहते हैं कि ये अभी भी युवा प्रदेश है। अब तो ये 18 वर्ष से अधिक बड़ा हो चुका है, तो युवा अवस्था अटेन कर चुका है। अब इसको अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि जो आर्मी में जो रंग रूट भर्ती होते हैं वो 18 वर्ष के बाद हो जाते हैं और 2-3 साल में वो सिपाही बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है, हमने अपने स्थानीय संसाधन आधारित स्वरोजगार को विकसित ही नहीं किया। और अब अगर हम जो विकसित कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं पंच केदार है या चारों धाम है, पंच प्रयाग है, ये तो अंग्रेजों के जमाने से हमारे संसाधन रहे। क्या हमने कोई नया पर्यटन स्थल विकसित किया है जो स्वरोजगार का मॉडल खड़ा कर सका? या तीर्थाटन का जो मॉडल हमने अपने तीर्थ स्थलों की कर दी है, मतलब वो कैरिंग कैपेसिटी, उसकी धारक क्षमता से अधिक लाखों लोग हम भेज रहे हैं और वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट की क्या स्थिति है? जैसे अभी माणा का जिक्र किया था हमारे साथी ने, तो माणा और बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान बनाया गया उससे बहुत बुरी स्थिति पैदा हो गई है। जोशीमठ जो पुराना सोलिफिकेशन जोन पे आधारित एक पुराना गांव है, तो कत्यूरी राजाओं ने कार्तिकेयपुर जोशीमठ को अनसेफ माना था, इसलिए अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी। लेकिन जोशीमठ में 5 मंजिला और 7 मंजिला होटल बनाने की परमिशन किसने दी? ये सारा पॉलिटिकल लॉबिंग
के बिना नहीं हो ठीक सकता। है। जोशीमठ के नीचे एनटीपीसी की टनल है, नीचे आपका बाईपास जा रहा है। हम अपने हर विकास कार्य के लिए नेचर का जितना नुकसान करते हैं उसकी भरपाई करने की ईमानदार कोशिश नहीं करते, वरना देहरादून के सहजदारा रोड और अन्य जगहों से उखाड़े गए पेड़ जो स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने लगाए गए वो कब्रिस्तान नहीं बनता। तो ये है कि मोर्टेलिटी रिप्लेसमेंट उसमें ईमानदार कोशिश नहीं कर रहे, हमारे नीति बिल्कुल, नियंता बिल्कुल। पॉलिटिकल इच्छा ठीक है। शक्ति की कमी है, इस ठीक वजह है। से हम पिछड़ते जा रहे हैं। ठीक है, जान लेते हैं कि आखिरकार दीर्घकालिक नीति पर क्या सरकार काम कर रही है। सत्यवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिरकार क्या कर रही है सरकार? अभी तक इसको लेकर एक ठोस नीति क्यों नहीं तैयार हो पाई? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपदा एक बड़ी चुनौती है, जलवायु परिवर्तन एक चुनौती है, दीर्घकालिक क्या नीति है हमारे पास? निशी जी, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आए। मैं मैठानी जी के प्रश्न से ही शुरुआत करता हूँ। जब मैंने एक विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष है। अगर भारत के लोकतंत्र को देखा जाए तो यहाँ तो हर वर्ष चुनाव है, हर 6 महीने बाद कोई ना कोई चुनाव है। पंचायत के चुनाव आ जाते हैं, नगर निगम के चुनाव आ जाते हैं, लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं, राज्यसभा के चुनाव आ जाते हैं, विधानसभा के चुनाव आ जाते हैं, सहकारिता के चुनाव आ जाते हैं, तमाम तरह के और चुनाव आ जाते हैं। अगर इन्हीं पे अगर सरकार काम करती है, भारतीय जनता पार्टी चलती, तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार की उपलब्धियां हमने स्थापित करी है वो स्थापित ना हो पाती। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात करी कि अच्छा, दूसरा विषय इन्होंने मैठानी जी ने कहा कि भाई कल ही हमने देखा है कि डंडी कंडी पर हमने वो चित्र देखे हैं। जब यहाँ विकास की बात होती है तब इनका विचार कुछ और होता है, जब यहाँ पर इस प्रकार के चित्र आते हैं तब इनका विचार दूसरे प्रकार का होता है। मैंने अभी 5 जून को अपने पर्यावरण पे विषय पे चर्चा रखी, तब मैंने कहा था कि उत्तराखंड जब गठित हुआ था मात्र 2% रोड हमारे उत्तराखंड में थी। आज उत्तराखंड का लगभग जो भूभाग है 95% से अधिक हमने रोडों पहुंचाने का काम किया है। हाँ, जिन क्षेत्रों में अभी रोडें नहीं पहुंची हमने, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा, हमारी सरकार ने इस बात को कभी नहीं कहा कि हमने संपूर्ण क्षेत्रों में रोडों का जाल बिछा दिया है। हाँ, जो गांव अभी बचे हैं जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत नहीं आते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ वार्तालाप करके कहा कि जो आपके नियमों में जो नियम है उसमें थोड़ी शिथिलता लाइए जिससे उन गांवों को भी कवर किया जा सके। उसके बाद हमारी सरकार ने 2 योजनाओं का निर्माण किया, एक मुख्यमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना, और एक मेरी गांव मेरी सड़क योजना। उन दोनों के माध्यम से भी उन गांवों को कवर किया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि सभी लोगों से जब आप बात करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप डंडी टंडी वाली बात करते हैं, फिर आप पर्यावरण की बात करते हैं, तमाम वो विषय रखते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उन गांवों को सुलभता देनी है कि नहीं देनी है। हम पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं। उत्तराखंड, मैंने कहा कि हमने पहले भी कहा कि यहाँ पे जब था कि 60% के एरिया के लगभग यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया था, आज वो 70% हो गया। अगर हम इस और ध्यान ना देते, उसके संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके फैलाव के लिए अगर काम ना करते तो वो इंक्रीमेंट कैसे होता है इतना? सरकार काम कर रही है, उन विषयों को भी ध्यान रख रही है कि पर्यावरण कैसे सुरक्षित रख सकता है। फॉरेस्ट है, इसका सर्वे किसने किया है? 1 मिनट रुकिए तो, 70% हो गया हमारा फॉरेस्ट एरिया। अब मैं वो बात कहूंगा, मैठानी जी सुनिए, अब मैं उन विषयों पे जाऊंगा जो प्लान का विषय होगा। जितने गांव, कहना मुझे जरूर आवश्यक नहीं है, जो गांव खाली हुए वहां पर क्या है इस समय, टोटल तो फॉरेस्ट हो गया वहां पर, मगर उन गांवों में रिवर्स प्लान दोबारा से हो रहा है। अभी ये रिपोर्ट आई है और वो बड़ी सुखद है। और जहाँ तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ पर बात रखी थी कि भाई हमारी सरकार यहाँ पर भी नहीं थी, केंद्र में नहीं थी। इनकी सरकार तो 17 में गई ना, 14 में केंद्र की सरकार गई, 12 में इनकी सरकार बन गई, 2 साल तो इनके पास भी थे। आंकड़ों को तो सच के साथ रखनी चाहिए ना, फैक्ट तो सामने है सारे। ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप भी करवा सकते थे। हमारी सरकार लगातार उस पर फोकस कर रही है। और उत्तराखंड के लिए जहाँ तक यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा कि हम अपने संसाधनों पर खड़े हो सकते हैं, मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड अपने संसाधनों पर खड़ा हो सकता है। तभी तो हमारा 2 वर्ष, अभी 2 बजट आए, 2 साल के जो बजट आए हमारे सरप्लस बजट आए। हमसे लगते हुए राज्य, कोई भी हिमालयन राज्य, उनका सरप्लस बजट नहीं, हमारा तो सरप्लस बजट है। हमने अपने संसाधनों को मजबूत करने का काम किया। जो हमने केंद्र सरकार के साथ जो समन्वय बना के जो हमने चीज़ें स्थापित करी है, चाहे रोडों का जाल बिछाना हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो। आज आप देखिए कि रेलवे कनेक्टिविटी को पूरा इलेक्ट्रीफाई किया गया है
और रेलवे ट्रैक बढ़ाए गए हैं और जो हमारे जो नेशनल हाईवेज है वो इंक्रीज हुए, चाहे कुमाऊं क्षेत्र में हो चाहे गढ़वाल के क्षेत्र में हो। अगर मैं यहीं पे गढ़वाल के क्षेत्र की बात करूं, चाहे आपका ये जिस प्रकार से विस्तार करना हो देहरादून से हरिद्वार का, और जो दिल्ली टू देहरादून का एक्सप्रेसवे है, और बल्लूपुर से पोंटा साहिब का है। दूसरा आपका जो अन्य जो ऑल वेदर के लिए बन रहे हैं, वहां पे जो समस्या है तो सरकार केंद्र से जो सहायता मिल उससे रही है, क्या उससे प्रदेश का विकास हो रहा है पूर्णतः पूर्णतः उसका जो हमको जरूरतें हैं वो पूरी हो रही है? लगभग हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। हमारी सरकार के द्वारा जो नीतिगत यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं या नीतिगत जो उस पर होमवर्क किया जाता है, उसका 100% आज उत्तराखंड को लाभ हो रहा है। एक बात मैं इस और कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा हाइड्रो का स्कोप है। आप ये देखिए कि लोहारी बांध हो, चाहे जमरानी बांध हो, चाहे लखवाड़ बांध हो, या 18 और परियोजनाएं हो, जिन पे कि 70 के दशक से पहले की योजनाएं हैं कि वो, और यही नहीं कि वो योजनाएं अब हमारी सरकार आई तो उन योजनाओं का धरातल पर उतरी है। अगर उन योजनाओं को उस समय किया जाता तो आर्थिक रूप से इतना बर्डन हम पे नहीं पड़ता। ठीक है, हमको उस समय लाभ और अलग लाभ मिलते। हाँ। आज हमने उन योजनाओं को पूरा किया और यही उत्तराखंड के संसाधनों को मजबूत कर रहे हैं। जहां हमें 1 रुपया नहीं मिल रहा था, आज हमें करोड़ों के रूप में पैसा मिल रहा है। तो किसको लाभ हो रहा? उत्तराखंड को लाभ हो रहा। आर्थिक ढांचा किसका सुदृढ़ हुआ? हमें रोजगार मिला, हमें प्रकाश मिला, हमें आर्थिक मजबूती मिली, तमाम क्षेत्रों में हमको लाभ मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर एयर कनेक्टिविटी की बात करो, हमारा जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगर उत्तराखंड के अंदर माना जाता था तो वो जौलीग्रांट माना जाता था। वो तब माना जाता था सबसे बड़ा जब वहां चंद राज्यों के लिए फ्लाइटें जाती थी। आज लगभग जब उसका उच्चीकरण किया गया, सभी राज्यों के लिए वहां से फ्लाइट जाती है और उसका लाभ हमको लाभ हुआ। हमारा जैसे भौगोलिक परिस्थितियां हमारे यहाँ बहुत चुनौतीपूर्ण है, खास करके बरसात के समय में होगा और वर्षा ऋतु में। अभी हमारे यूकेडी के भाई ने बात करी कि जो सिलकेरा टनल है कि वहां पर जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, हमने उन चुनौतियों का सामना किया, मगर उसका लाभ मैं बता देता हूँ। जो उत्तरकाशी जिले को जोड़ने वाला जो ये टनल बन रही है, ये केवल 2 से 3 मिनट में आप उस टनल से उत्तरकाशी के लिए जाओगे। मगर जब वो राड़ी टॉप था, 1.5 घंटा आने में लगता था, 1.5 घंटा जाने में लगता था, बरसात में बंद हो जाता था और बर्फबारी, वहां बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तब वो बंद हो जाता था। चुनौतियां आई, हमने चुनौतियों का सामना किया और बिना चुनौतियों के उत्तराखंड में आप कार्य कर ही नहीं सकते हैं। अगर जो चुनौतियों से डरेगा वो उत्तराखंड में रह नहीं सकता। अच्छा, मैं इसके बाद खत्म करता हूँ, मुझे 2-3 सेकंड दीजिए। इसके बाद मैं कनेक्ट करता हूँ। हमारी ही सरकार में सरकुंडा एक शक्तिपीठ है, 51वीं शक्तिपीठ है, ठीक है। वहां पर पहले यात्रा करते थे, वहां पर रोपवे का निर्माण हमने किया और तमाम रोपवे के लिए हमारे यहाँ अनुमति मिली है। तमाम कार्य हमारे यहाँ वो ऐसे कार्य हैं जो पाइपलाइनिंग में हैं। उन कार्यों के लिए लगातार हम सरकार के साथ काम करें और सारा का सारा आज विदाउट करप्शन के हमारी सरकार चल रही है। क्या आप मानते हैं कि सरकार जो अब इस वक्त विकास कार्य कर रही है, ये प्रदेश के विकास का एक पॉइंट बन चुका है, लेकिन वह भौगोलिक परिस्थितियों का एक पॉइंट नहीं है? देखिए निश्चित ही समझना होगा। अभी सत्यवीर भाई ने सिलकेरा टनल की बात करी, उस कंपनी पे क्या एक्शन हुआ? वहाँ पे जो माल फंक्शनिंग हुई थी उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ? क्या वो कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई? क्या उसका टेंडर कैंसिल हुआ? 40 जानें खतरे में थी, तलवार लटक रही थी, उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ? सरकार ने कभी बताया? क्या वो कंपनी ब्लैकलिस्ट नहीं होनी चाहिए थी? क्या वो उन अधिकारियों के ऊपर गाज नहीं गिरनी चाहिए थी जिसने उसकी डीपीआर बनाई, जिसने उसका मैप बनाया, जिसने उसकी सॉइल टेस्टिंग करी, जिसने उसका रॉक स्ट्रक्चर टेस्ट करा? क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? दूसरी बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी है, डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की बात नहीं है। देखिए, क्या उत्तराखंड की अभी इतनी क्षमता है कि वो केदारनाथ में 5 से 8 करोड़ लोगों को झेल सके? क्या वो इकोसिस्टम के लिए सही है? खच्चर कितने मर रहे हैं वो देख रहे हैं आप? कितने हेली के हादसे हुए वो देखे आपने? कितनी यात्रियों की जान जाती है वो देखी? देखिए, डेवलपमेंट हो, ऑली को डेवलप करो, रोपवे बनाओ, और हमारे यहाँ पे अंग्रेजों ने जितने छोड़ के गए थे पॉइंट्स, ये टूरिस्ट पॉइंट, उसके आगे कितने टूरिस्ट पॉइंट बने हैं उत्तराखंड के अंदर? मसूरी ओवर क्राउडेड हो गया है, नैनीताल ओवर क्राउडेड हो गया है, भवाली ओवर क्राउडेड हो गया है, लेंसडॉन ओवर क्राउडेड होने लगा है। अब 4 धाम को तो छोड़ ही दो, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के अंदर 3-3 दिन तक दर्शन नहीं हो रहे हैं। वो फोटो में वहाँ से आई हैं, विजुअल्स आपने ही दिखाए हैं।
लोग जो बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को क्या आपको उसको डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए? ठीक है। पहली बात। और दूसरी बात, डेवलपमेंट की बात है, आपने दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ कि डेवलपमेंट हुआ है उत्तराखंड के अंदर। अब हमें 8-10 घंटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हम दिल्ली जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन वहाँ से और घंटाघर तक का क्या प्लान बनाया सरकार ने? इस प्रदेश में मेट्रो की बात हुई थी सत्यवीर भाई, इस प्रदेश में उसकी बात हुई थी, रोप उसकी बात हुई थी, टैक्सी की बात हुई थी। इस प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो कहाँ गई, वो आज तक किस अदृश्य मोड में चली गई, वो नहीं पता चला। मैं ऋषि जी एक बात को जो आऊंगी मैं कानूनी जी ने कहा कि जो दिल्ली से देहरादून आ जाते हैं वहाँ तक, उसके बाद देहरादून में जो घंटा घर तक आने समय होता है, मैं सरकार का व्यक्ति नहीं हूँ, मगर मुझे जो जानकारियां हैं और जो धरातल पर इस समय स्थिति हो रही है, सरकार के व्यक्ति क्यों नहीं हो आप? सरकार का स्पोक्स पर्सन नहीं, हो। मैं सरकार का स्पोक पर्सन नहीं, सरकार के आप स्पोक पर्सन सरकार की तरफ से बात करेंगे ना? सरकार के स्पोक पर्सन तय हैं और वो सुबोध उनियाल जी हैं। नहीं, और सुनो, आप ही तो सरकार का पार्टी के रूप में सरकार को आगे रिप्रेजेंट करोगे ना? का सामान्य कार्यकर्ता हूँ मैं, सरकार में कोई सम्मिलित व्यक्ति नहीं हूँ। आप मुखपत्र हो पार्टी के, कैसी पार्टी बात का कर हूँ, रहे हो? पार्टी का हूँ, जिम्मेदारी। पार्टी आपको का हूँ, प्रवक्ता की जिम्मेदारी है। पार्टी का हूँ मैं, सरकार का नहीं हूँ। हाँ, जहाँ तक तो विषय- जिसकी पार्टी है जहाँ तक सरकार का प्रत्येक व्यक्ति संवैधानिक रूप से वहाँ पर शपथ लेता है, जहाँ तक मैं पार्टी के संविधान की शपथ लेता हूँ। हाँ, जहाँ तक जो ट्रैफिक की बात है, इस देहरादून के अंदर ही आवाशा रोडी से लेके ठाकुरपुर जो नया नेशनल हाईवे उसका भी उद्घाटन होने वाला है पोंटा साहिब का, उसमें और उसके लिए भी कनेक्टिविटी दे दी है। दूसरा, जहाँ तक मुझे ये याद है, कई मीटिंगें होती है तो कई सौभाग्य कभी मिल जाता हो सब किसी के साथ जाने का, तो आपका रिस्पना से लेके बिंदाल पुल और रिंग रोड का उसका डीपीआर तैयार है। डीपीआर तैयार है, उसकी डीपीआर तो मेट्रो का भी था। देखिए जी, मैं ये ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। देखिए सुनियोजित विकास, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया सत्यवीर जी, पहले नेगी जी का पॉइंट ले हमारी लेती हूं, सरकार मैं में आपके पास एक आऊंगी। सेकंड, देखिए एक फिर ऐसे सेकंड, बाकी लोगों का एक टाइम मिनट हो जाएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ, एक हमारी सरकार ने प्रत्येक सेकंड कार्य किया और उत्तराखंड को सामने रख के कार्य किया है, इसीलिए हमारा सरप्लस बजट हुआ। अगर हम कार्य ना करते तो हमारी नहीं, सरप्लस नहीं था। हमारी स्थिति ऐसी थी, सरप्लस बजट नहीं था। अभी कर लेंगे, अच्छा, ठीक है। नेगी जी लेकिन जवाब दे दीजिए। निशी मेरा एक क्वेश्चन है, खाली एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेट्रो की डीपीआर कहाँ गई? कौन से पिलर के अंदर वो गड़ गई नीचे? ठीक है, इसका जवाब लूंगी, इसका जवाब मेट्रो की बात कर नेगी दो, जी, मेट्रो अभी भी आ सवाल रही थी। इकट्ठा कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद एक बार ही आऊंगी आपके पास। नेगी जी, देखिए, बीजेपी जो बार बार अपनी पीठ थपथपा रही है विज्ञापनों में कि विकास हुआ है, जमीनी स्तर पे उत्तराखंड के लोगों का ये मानना है कि जो विकास हुआ है वो सिर्फ कागजी विकास हुआ है। यहाँ बैठ के सत्यवीर जी गिनवाते हैं हमने ये करा है वो करा है, जमीनी स्तर पे ना कोई बजट दिखाई दे रहा है। उन्होंने खुद अपने मुंह से कबूला कि पलायन हो रहा है, तो पलायन के लिए क्या नीति बनाई सरकार ने, क्या परियोजनाएं हैं, कि आप कैसे आकलन कर रहे हैं कि रिवर्स पलायन हो रहा है। ये इन सब चीजों का आकलन कौन कर रहा है कि 60% से ज्यादा 70% पेड़ लगाए गए हैं। इन सब चीज वो खुद सरकार में और अपनी सरकार की बस पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। अपने मुंह से वो चीजें कही जा रहे हैं, अपने बढ़ावा करे जा रहे हैं कि हमने ये करा है वो करा है। ये सिर्फ कागजों में कार्रवाई हो रही है। जमीनी स्तर पर अगर ऐसा होता तो जो मौजूदा परिस्थितियां उत्तराखंड को झेलनी पड़ रही है, या जो हमें बार बार नीति आयोग में जाके गुहार लगानी पड़ रही है ग्रीन बोनस के लिए, ये ना लगानी पड़ती। और पर्यावरण की और टूरिज्म की बात है तो सिर्फ बीजेपी की सरकार है, वो सिर्फ बिजनेस पे फोकस्ड है कि कैसे यहाँ पे अत्यधिक टूरिज्म को बुलाया जाए। भले ही हमारे हिमालयन राज्य की कैपेसिटी ना हो उसको बियर करने की, जान जाए तो लोगों की जाए, भूस्खलन हो, आपदा हो, बादल फटना हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी उत्तराखंड झेल रही है। लेकिन इनके पास कोई भी आपदा प्रबंधन नीति नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपदा प्रभावित क्षेत्र में जाके फोटो खिंचवाने से और मुआवजे का ऐलान करने से ही आपदा प्रबंधन नहीं कहलाता। आपने हकीकत में जमीनी स्तर पे हर साल जो ये आपदा आती है इसके लिए आपने क्या नीति बनाई? 10 साल से आप सत्ता में हैं, 2 साल हम भी सत्ता में थे जब नीति आयोग से हम नहीं करवा पाए, पर आप 10 साल से हैं। इट इज 5 गुना मोर। अगर हम 2 साल में नहीं करवा पाए, आप 10 साल से हैं, 5 गुना ज्यादा अधिक समय था। अभी तक क्यों नहीं करवा पाए आप लोग? हर वक्त आप मानते हैं आपसे कि आपकी कुछ कमियां रही जिसके चलते आपको एक नीति नहीं बना पाए? हाँ, बिल्कुल हमारी कमियां रही, इसलिए हम आज प्रदेश में सरकार में नहीं है। हमारी कुछ कमियां रही होगी, लोगों ने देखा होगा, लेकिन अब हमारी कमियां रही, लोगों ने पूरा बहुमत देके इनको अगर सत्ता में बैठाया है, तो ये क्या विपक्ष से ही बार बार सवाल करते रहेंगे? सत्ता में ये बैठे और ये विपक्ष से पूछते विपक्ष क्यों नहीं कर पाई? तो अगर आप सत्ता में बैठ के सिर्फ विपक्ष से ही सवाल करेंगे, मतलब आपकी कोई मंशा और नियत नहीं है। नीति और नियत, जो इनकी नियत है उसमें बहुत फर्क है। ये जो नीति बनाते हैं और इनकी जो कार्य क्षमता करने की नियत है, इसमें हकीकत में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है लोगों को।
ठीक है, एक मैं जवाब लेना चाहूंगी प्रेम पंचोली जी, ये आखिरकार किसकी विफलता मानते हैं? क्योंकि एक तरफ सत्यवीर जी ये भी कह रहे हैं कि पहले से अगर कुछ काम हुआ होता, इसकी नीति पर काम हुआ होता, तो आज इतनी दिक्कतें नहीं आती, उसको प्रोसीड किया जाता और उस पर और ज्यादा काम किया जाता। तो किसकी गलती माने, या फिर सारा ठीकरा जो आपदा प्रभावित होते हैं, जहां आपदाएं आती हैं, जहां लोगों की जान जाती है, फिर उन्हीं को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं ना? इन लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए। नहीं, गलती तो इन्हीं की जिन्होंने सरकार चलाई, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार चलाने वाले लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। मैं एक बात कहूँगा कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे, हमारा जो उत्तराखंड का जो वन विकास निगम था, 4,500 करोड़ से भी अधिक रेवेन्यू हम यूपी को देते थे, मतलब हम तब यूपी के पार्ट थे। सिर्फ हमारी इस पौच का, हिमालय रीजन का 4,500 करोड़ से भी रेवेन्यू कमा करके, मतलब हमारे के जंगलों से, नेचुरल रिसोर्स से थे, वन विकास निगम कमा के देता था। तो जब हम ग्रीन बोनस की बात करते हैं, हिमालय अलग हिमालय विकास नीति की बात करते हैं, हमको समझना पड़ेगा इसमें कि हमको यहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस विकास की बात ये सत्ता चलाने वाले लोग कह रहे हैं, किसी ने पहले चलाई, किसी ने अब चलाई, ये रनिंग वाले काम है, ये तो इनको करना है। एहसान किस बात की? अगर ये एहसान दिखाते तो वोट मांगने क्यों आते हैं फिर? ये तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बार बार कहते हैं हमने ये भी किया, तो तुम क्या करो, कुर्सी पे बैठे रहोगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो जब इन्होंने ये रनिंग के काम है, आपको सड़क भी बनानी पड़ेगी, आपको खोदना भी पड़ेगा, आपको लाइट भी देनी पड़ेगी, हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, डिग्री कॉलेज बनाने पड़ेंगे, लेकिन जो फिर मैं वहीं आऊँगा, जो हमारा इकोसिस्टम है, हिमालय के इकोसिस्टम को आप डिस्टर्ब करोगे तो ये हिमालय विकास नीति का कोई अलग का काम नहीं, आप सिर्फ बजट मांगने जा रहे हैं। हमारे पास रेवेन्यू है, हम रेवेन्यू के लिए शराब के पीछे दौड़ते हैं, जब हमारे पास नेचुरल रिसोर्स का अलग प्रकार का रेवेन्यू है। हमने यहाँ पर जड़ी बूटी प्रदेश नहीं बना पाया। गोपेश्वर में जड़ी बूटी संस्थान है, लेकिन वो वहाँ वैसे रहते हैं, लोग पड़े हुए बैठे रहते हैं उस ऑफिस में। तो हम इस प्रदेश के लोगों को, जो इस प्रदेश को चलाने वाले लोग हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम पूरे हिमालय रीजन में जाएंगे, यहाँ तमाम प्रकार की जड़ी बूटी मिलती है, जो यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू अपने प्रदेश को दे सकता है। अकेला गांव है एक जहां जड़ी बूटी की खेती होती है, और भी होंगे, जगदम्बा भाई बता सकते हैं उसको। अकेला गांव है हमारे उत्तराखंड का जहां जड़ी बूटी की खेती होती है और वो लोग लाखों रुपए कमाते हैं। सबसे लास्ट गांव है घेस, उसको कहावत भी है कि घेस के बाद कोई देश नहीं, इस तरह की कहावत है उसकी। एक ही गांव है, और वो भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने, जगदम्बा प्रसाद मैठानी जैसे कार्यकर्ताओं ने वहाँ जा करके लोगों को सस्टेन किया, वहाँ के लिए योजना बनाई। अब लोग प्रत्येक परिवार वहाँ जड़ी बूटी का काम करते हैं। तो ऐसा हमारी सरकार तो नहीं सोच रही है। हमारी सरकार सोच रही है कि फूलों की घाटी के ऊपर हवाई जहाज उड़े और वो नीचे फूल को देखे, तो वो फूल तो खत्म हो जाएंगे। जैसे पैनोली ने कहा कि वो फूलों की घाटी अब इतिहास में दर्ज होगी, और ये फाइनली है, 10 साल बाद फूलों की घाटी नहीं दिखाई देगी। ये मैं आज कमेंटमेंट कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन, 10 साल के बाद फूलों की घाटी नहीं दिखाई देगी। वहाँ बहुत सारे फूल हैं कि उसके कई प्रकार की रिसर्च भी आई है, जगदम्बा भाई को उसको सारा पता है कि कितने बार कितने फूल डैमेज हुए, खत्म हुए, वो दोबारा पैदा ही नहीं हुए। ऐसे कई फूल हैं जो अब पैदा नहीं होते वहाँ पर। तो ये हमें अपने इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा, और जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं उनको ये भी समझना पड़ेगा कि ये बड़े बांध, बड़ा ये सब कुछ करना, एक्सप्रेस वे करना, ये विकास के मायने नहीं। हिमालय के परिप्रेक्ष्य में, हिमालय के परिप्रेक्ष्य में हिमालय के लोगों को पूछना पड़ेगा। ठीक है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, समय बेहद कम है। मैठानी जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार विकास बनाम पर्यावरण पर जो बहस हो रही है वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या परिवर्तन की उम्मीद है, एक नीति की उम्मीद की जा सकती है? एक छोटा सा फाइनल कमेंट। जब तक विकास को सिर्फ ढांचा माना जाएगा, यानी एक्सप्रेस वे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हाइड्रो प्रोजेक्ट बड़े बड़े जिसमें बड़े बड़े रिजर्वोयर होंगे, और जब हम उनकी तुलना में अपने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए, सस्टेन रखने के लिए उनको संरक्षित नहीं रखेंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड लोग क्यों आते हैं? प्राकृतिक सुंदरता देखने। लेकिन जो विकास के कार्य हो रहे हैं, जो आध्यात्मिकता है, जो शांति है, जो सुंदरता है, वो इन विकासात्मक गतिविधियों और मानवीय हस्तक्षेप से जब बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगी, तो फिर उत्तराखंड में कौन आएगा और क्यों आएगा? फिर वो यूरोपियन देशों में जाएंगे कि यहाँ की सुंदरता को तो अब पट्टा लग गया है। ये चंद्रशिला आपने छोड़ा नहीं, आपने रुद्रनाथ छोड़ा नहीं, उधर आपने पिथौरागढ़ का अभी वो कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू की, तो वहाँ 32,000 से अधिक लोगों को रजिस्टर्ड कर दिया। आप नंबर पे बात कर रहे हो,
आप ठीक है। क्वालिटी पे कोई बात नहीं कर रहे हो, आप चिरंतर विकास पे कोई लेकिन बात नहीं मैठानी कर रहे जी, हो, आप सबसे बड़ी प्राकृतिक बात यह लोगों है की कि संरक्षण अब की भी बात- अगर सरकार नहीं इम्प्रेस कर पाए केंद्र को, तो देखने वाली बात रहेगी। अपने पॉइंट्स रख दिए गए हैं जो कि उत्तराखंड के परिवेश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस समय अगर डिसीजन नहीं लिया गया तो एक बड़ा सवाल तो उठेगा। फिलहाल केंद्र के हाथ में वो तमाम फैसले हैं, देखते हैं, इंतजार करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ फैसला आएगा। आप सभी पैनलिस्ट का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नीति आयोग की बैठक में अब पहाड़ की आवाज गूंजी है, अब पहाड़ की आवाज गूंजी है तो जवाब की उम्मीद भी होगी। लगातार नजर बनी रहेगी, अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।